नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है। इससे आशय विभिन्न देशों की प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से है। जैसे अमेरिकी प्रशासन की तुलना भारत के प्रशासन से करना, अमेरिका एंड भारत के प्रशासन की तुलना करना। मान लीजिए अमेरिकी शिक्षा विभाग की तुलना भारत के शिक्षा विभाग से करते हैं, तो ये जो प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से है तुलनात्मक लोक प्रशासन का आशय। इसके नाम से ही स्पष्ट है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। किसका तुलनात्मक अध्ययन? लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन। और क्यों करना है? ताकि एक संस्कृति निरपेक्ष प्रशासन का विकास किया जा सके। मतलब ऐसा प्रशासन का विकास किया जा सके जो प्रत्येक संस्कृति में, प्रत्येक देश में समान रूप से काम कर सके। ऐसे प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास करना जो सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू हो सके। इससे क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन से इससे न सिर्फ लोक प्रशासन को नवीन विषय वस्तु मिली, अपितु उसकी सार्वभौमिकता का दावा भी मजबूत हुआ। ये जो वक्त था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन नामक एक नवीन अवधारणा का विकास हुआ। इस समय लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है, विषय है, ये संकट के काल से गुजर रहा था। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन से लोक प्रशासन को एक नवीन विषय वस्तु मिली। और इससे क्या है, इसकी जो सार्वभौमिकता का जो दावा है, लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का जो प्रयास है, उस समय के जो प्रशासनिक चिंतक कर रहे थे, उसका दावा भी मजबूत हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन से, ये लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन से एक जो यूनिवर्सल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दावा है वो भी मजबूत हुआ। ठीक है, इस अवधारणा का जो जन्म है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों के संदर्भ में परंपरागत प्रशासनिक सिद्धांतों की विफलता के कारण हुआ। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उस समय जो है एशिया के, अफ्रीका के बहुत सारे जो देश थे, अनेक देश जो हैं, जो साम्राज्यवादियों के अधीन थे। मतलब जो विकसित जो देश थे, यूरोपीय जो देश हैं, है ना, यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, इनके अधीन थे। मतलब इनके गुलाम थे कहना चाहिए। इन देशों को, जो गुलाम जो देश हैं या जो साम्राज्यवादी देश हैं, इन पर यूएन का दबाव था कि ये उन देशों को स्वतंत्र करें। तो एशिया और अफ्रीका के अनेक देश थे जो इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक दृष्टि से देखें तो दो शक्तियां थी, मतलब दो ध्रुव थे वर्ल्ड में, एक रशिया का था और एक अमेरिका का था। तो ये जो 9 स्वतंत्र देश हैं, इनको अपने पक्ष में करने की इन दोनों में होड़ थी। तो इसके लिए ये जो है अमेरिका और रशिया जो है, इन देशों में ये जो 9 स्वतंत्र देश थे एशिया के, अफ्रीका के, इनमें विकास कार्यों को संपादित करने के लिए, यहाँ डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये आगे बढ़े। यहाँ पर जो है इन देशों में ये गए तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है नष्ट थी। प्रशासनिक व्यवस्था, कोई स्ट्रक्चर, ठीक ठाक स्ट्रक्चर नहीं था प्रशासन का। तो ये जो देश हैं अमेरिका, रशिया, यहाँ पर इन देशों में अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे उनको विफलता हाथ लगी, इन देशों को विफलता हाथ लगी। तो इसका ये अध्ययन किए
अध्ययन किए तो पता चला कि इन देशों का जो परिवेश है, इन देशों की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थितियां हैं वो अमेरिका की जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों से भिन्न थी, जिसके वजह से अमेरिकी जो प्रशासन है वहां पे काम नहीं कर पा रहा था। तो इसके पश्चात जो है यहीं पे जो है यहीं से तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ। यहीं से तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म होता है और दो देशों के जो प्रशासन के जो है तुलनात्मक अध्ययन की जाती है, दो या दो से अधिक देशों की, ताकि एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास किया जा सके और इन देशों में उन प्रशासनिक सिद्धांतों को लागू करके एक जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जा सके। किंतु इसका जो उदय माना जाता है मेन तुलनात्मक लोक प्रशासन का, वो प्रिंसटन में हुए तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन से माना जाता है। प्रिंसटन में एक 1952 में तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन हुआ, इससे माना जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का मुख्य मेन जो है उद्भव जो है। और तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकसित करने में F.W. रिग्स, पाल्डो, फेरेल हेडी का प्रमुख योगदान रहा है। इन जो प्रशासनिक चिंतकों ने, विद्वानों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आगे देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन होता है, अतएव तुलनात्मक लोक प्रशासन से आशय सरकार की प्रशासनिक प्रणालियों की परस्पर तुलना है। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, इसलिए जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन से आशय सरकार की प्रशासनिक प्रणालियों की परस्पर तुलना से है। यह तुलना दो या अधिक देशों के प्रशासन या उसके किसी भाग की हो सकती है या एक ही देश के अंतर्गत प्रशासनिक प्रणालियों की हो सकती है। ये तुलना जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अर्थ है ये समय के अनुसार बदलता रहा है। प्रारंभ में क्या था, यह तुलनात्मक आधार पर सरकारों का अध्ययन था, फिर विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ, अंततः सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना इसका प्रमुख अर्थ बन गया है। आगे देखते हैं परिभाषा देखेंगे तो रॉबर्ट जैक्सन के अनुसार, रॉबर्ट जैक्सन कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन का वह अध्ययन है का संबंध सार्वजनिक कार्यों की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित संरचना और प्रक्रियाओं की बहु सांस्कृतिक तुलनाओं से है। ये रॉबर्ट जैक्सन का कहना है। और तुलनात्मक जो प्रशासन समूह है, कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, इनके अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन वस्तुतः लोक प्रशासन का वह सिद्धांत है जो विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीय संस्कृति पर एक साथ लागू किया जा सकता है एवं इसका तथ्यों आंकड़ों के साथ परीक्षण किया जा सकता है। तुलनात्मक प्रशासन समूह ने यह परिभाषा दी है और रॉबर्ट जैक्सन ने यह दी है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की परिभाषा पूछी जा सकती है अलग से, तो हमें ध्यान रखना है, एक दो परिभाषा याद रखें तुलनात्मक लोक प्रशासन की। आगे देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य। तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन कर प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक, सामान्यीकृत, पर्यावरण अनुकूल, पारिस्थितिकी अनुकूल बनाना। तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से प्रशासन का क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है और प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, अधिक सामान्यीकृत बनाना है ताकि सभी जगह समान रूप से लागू हो सके, पर्यावरण अनुकूल बनाना है, इसमें ये समान रूप से लागू हो सके, सभी पारिस्थितिकी में समान रूप से लागू हो सके, सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू हो सके, विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, प्रणालियों आदि का अध्ययन करके एक सामान्य नियम और सिद्धांतों की स्थापना करना तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है, ताकि ये जो सामान्य नियम और सिद्धांत हैं सभी देशों में समान रूप से लागू हो सके।
किसी प्रशासन के सफल या असफल होने के कारणों का पता लगाना है। यह भी तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है। कोई प्रशासन किन परिस्थितियों में सफल होता है, कोई किन परिस्थितियों में असफल होता है, ये भी देखना, ये भी जानना तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है। प्रशासनिक भिन्नताओं के कारण का पता लगाना, यह भी तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है। एक देश का प्रशासन दूसरे देश के प्रशासन से भिन्न क्यों होता है, यह भी पता लगाना तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है। और प्रशासन के सांस्कृतिक, पारी तथा राष्ट्रपारी सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना है। एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना जो सभी संस्कृतियों में, सभी देशों में समान रूप से लागू हो सके। लोक प्रशासन की तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन करना, ठीक है, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य भी अलग से पूछा जा सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य बताइए, ये पूछा जा सकता है 2 नंबर 4 नंबर पे, तो यही उद्देश्य हमें लिखना है। अब आगे देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति। तुलनात्मक लोक प्रशासन ने अपनी कुछ मान्यताएं विकसित कर ली है, इससे उसकी प्रकृति का पता चलता है। पहला, लोक प्रशासन के विज्ञान न्यूनाधिक मात्रा में प्राप्ति योग्य है। लोक प्रशासन का विज्ञान जो है, संपूर्ण रूप से तो लोक प्रशासन का विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ मात्रा में लोक प्रशासन का विज्ञान बनाया जा सकता है। मतलब कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है लोक प्रशासन के अंतर्गत। प्रशासनिक व्यवहार का विश्लेषण किया जा सकता है तथा उससे सिद्धांत बनाना संभव हो सकती है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रशासन द्वारा प्रयुक्त पद्धतियों का विभिन्न संस्कृतियों एवं राष्ट्रीयताओं के परिवेश में अनुसंधान करना चाहिए। तीसरा है, इससे प्राप्त आनुभविक निष्कर्षों की व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से क्या की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। ऐसा करने पर विविध स्तर पर लागू किए जा सकने वाले सामान्यीकरण सिद्धांत प्राप्त हो सकते हैं, जिसके सहारे परिकल्पनाओं, प्रारूपों आदि का निर्माण किया जा सकता है और आगे चलकर एक व्यापक जो सिद्धांत है इसका विकास किया जा सकता है। ये जो मान्यताएं हैं यह बताती हैं कि लोक प्रशासन एक विशुद्ध विज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में है। एक जो विद्वान है एडजियोनी, इनने आशा व्यक्त की है कि तथा संगठन का तुलनात्मक अध्ययन संगठन के सिद्धांत के वास्तविक सार्वभौमिक सामान्यीकरणों के निर्माण को संभव बनाएगी। तो ये एडजियोनी का विचार है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में देखें तो लोक प्रशासन की प्रकृति जो है में निरंतर परिवर्तन आते रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन ने अपनी कुछ मान्यताएं विकसित कर ली, इससे प्रकृति का पता चलता है। प्रकृति पूछा जाए तो ये लिखना है। अब आगे देखते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र, सामान्यतः तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का क्षेत्र विश्व के समस्त देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं मानी गई है। इसके क्षेत्र को 2 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र क्या माना गया है, समस्त विश्व की जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं मानी गई है। इसके क्षेत्र को 2 भागों में बांटकर या 2 दृष्टिकोणों के आधार पर देखा जा सकता है। पहला जो है अध्ययन प्रणाली के आधार पर या विषय वस्तु के आधार पर। अध्ययन प्रणाली या विषय वस्तु के आधार पर इसे 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र को अध्ययन प्रणाली या विषय वस्तु के आधार पर 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बृहद स्तरीय, दूसरा मध्यम स्तरीय और तीसरा है लघु स्तरीय। 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। बृहद स्तरीय में इसके अंतर्गत एक देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जो तुलना है, एक देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था से किया जा सकता है।
दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था से किया जा सकता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से इंग्लैंड व अमेरिका के प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना बृहद स्तरीय के अंतर्गत की जाती है। मध्यम स्तरीय में इसके तहत जो दो देश की प्रशासनिक व्यवस्था किसी एक बड़े अंग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे भारत और ब्रिटेन के कार्मिक प्रशासन की तुलना। ये क्या है? दो देशों के प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़े अंग की तुलना की जा रही है। जैसे भारत ब्रिटेन के कार्मिक प्रशासन की देखें, भारत ब्रिटेन के बजट प्रशासन की देख सकते हैं, तो ये एक बड़े पार्ट की तुलना है। ठीक है, तो बृहद स्तरीय में देश के संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना की जाती है और मध्यम स्तरीय में किसी एक बड़े अंक की जाती है। और तीसरा है लघु स्तरीय अध्ययन। इसमें जो है लघु स्तरीय अध्ययन के अंतर्गत जो क्षेत्र जो है छोटा और गहन होता है। जैसे भारत और ब्रिटेन की भर्ती प्रणाली की तुलना करें तो ये क्या होगा? लघु स्तरीय होगा। भर्ती प्रणाली मतलब कार्मिक प्रशासन का एक भाग है, एक पार्ट की तुलना की जा रही है दोनों देशों की, तो ये क्या है? लघु स्तरीय। और लघु स्तरीय ज्यादा उपयुक्त और सार्थक सिद्ध होते हैं। तो पहला है अध्ययन प्रणाली के आधार पर देखें तो 3 है, बृहद स्तरीय, मध्यम स्तरीय और लघु स्तरीय। बृहद स्तरीय में संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना, मध्यम में किसी एक बड़े भाग की तुलना और लघु स्तरीय में एक जो छोटा है ना, छोटा और गहन होता है, जिसे मतलब एक छोटे पार्ट की कोई जो विभाग है इसकी किसी एक भाग की तुलना। अब देखते हैं दूसरा, सांस्कृतिक संदर्भ में तुलना। इसमें देखेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो मुख्य क्षेत्र है ये यही माना जाता है कि विभिन्न प्रशासनिक प्रणाली को अध्ययन सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाए। तो सांस्कृतिक संदर्भ में देखें तो पहला है अंतर सांस्कृतिक क्षेत्र, दूसरा है संकर सांस्कृतिक, तीसरा है सामयिक क्षेत्र, चौथा है अंतरराष्ट्रीय, पांचवा है अंतर देशीय, पांचवा जो है अंतर देशीय क्षेत्र। ठीक है, अंतर सांस्कृतिक में क्या होता है? दो भिन्न संस्कृतियों में अवस्थित प्रशासन की तुलना की जाती है। अंतर सांस्कृतिक में दो भिन्न संस्कृति में स्थित जो प्रशासन है इसकी तुलना करते हैं। जैसे अमेरिका के लोक सेवकों का तथा भारत के लोक सेवकों का जनता से व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है, या मालवा की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में स्थित प्रशासनों की तुलना करना। तो ये अंतर सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है दो भिन्न संस्कृतियों में अवस्थित जो प्रशासन है इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे भारत अमेरिका एक देश से दूसरे देश भी हो सकता है, या एक ही देश के अंतर्गत स्थित जो भिन्न भिन्न जो संस्कृतियों में स्थित प्रशासन की तुलना भी हो सकती है। संकर सांस्कृतिक में ऐसी संस्कृतियों में अवस्थित प्रशासन की तुलना करना जिनमें भारी अंतर हो। ऐसी संस्कृतियों में अवस्थित प्रशासन की तुलना की जाती है जिनमें भारी अंतर हो। जैसे नेपाल के बजट प्रशासन की अमेरिका के बजट प्रशासन से तुलना करना, नेपाल के बजट प्रशासन की तुलना अमेरिका के बजट प्रशासन से करना, ये क्या है? संकर सांस्कृतिक। संकर सांस्कृतिक में ऐसे संस्कृतियों के में स्थित प्रशासन की तुलना की जाती है जिनमें अंतर काफी होगा, है ना। जैसे नेपाल और अमेरिका है, या ब्रिटेन और भूटान के प्रशासन की तुलना करना, तो ये क्या हो जाएगा? संकर सांस्कृतिक हो जाएगा। और संकर सामयिक, इसमें जो है दो अलग अलग युगों के प्रशासन की तुलना की जाती है। संकर सामयिक क्षेत्र में दो अलग अलग युगों के प्रशासन की तुलना की जाती है। जैसे अशोक के प्रशासन की अकबर के प्रशासन से तुलना करना। अशोक का जो प्रशासन है, अशोक प्राचीन काल के शासक थे,
अकबर मध्यकाल के शासक थे। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग युग के प्रशासन की तुलना हो रही है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत दो या अधिक देशों के प्रशासन की तुलना की जाती है। जैसे फ्रांस और भारत के वित्त प्रशासन की तुलना, इसको क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। और अंतर्देशीय क्षेत्र में एक ही देश के विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक संस्थाओं की तुलना करना। जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के स्थानीय प्रशासन की तुलना करें तो वो क्या होगा, अंतर्देशीय क्षेत्र। तो सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पे देखें तो अंतर सांस्कृतिक क्षेत्र, संकर सांस्कृतिक क्षेत्र, संकर सामयिक क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र और अंतर्देशीय क्षेत्र, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार देखेंगे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र का क्षेत्र जो है उतना ही विस्तृत हो सकता है जितना कि स्वयं लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा जितना लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। जहां जहां लोक प्रशासन है वहां वहां तुलनात्मक लोक प्रशासन हो सकता है। अब आगे देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताएं। विशेषता पहली देखते हैं, यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा है। यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है। यह सरकारी प्रशासनों का क्या है, अध्ययन है। लोक प्रशासन मतलब सरकारी प्रशासन है, ये सरकारी प्रशासन का अध्ययन है। इसमें सामान्यतः दो या अधिक प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का मतलब ही यही है कि दो या अधिक देशों के या राज्यों के लोक प्रशासन की तुलना करना। इसमें दो या अधिक प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। यह लोक प्रशासन को अंतर विषयक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह लोक प्रशासन को व्यवहारिक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन, परिवेश का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है एक प्रशासनिक सिद्धांत का निर्माण करना है ताकि वो सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू हो सके। यह प्रशासन की पारिस्थितिकी पर बल देता है। यह भिन्न संस्कृतियों तथा भिन्न राष्ट्रों का अध्ययन है। यह प्रशासनिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषता है। अब आगे देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। तो तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लोक प्रशासन, जब तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, जन्म हुआ, उस समय लोक प्रशासन एक विषय के रूप में संकट के काल से गुजर रहा था। तो इसको जो है लोक प्रशासन को तुलनात्मक लोक प्रशासन ने मजबूती प्रदान की। लोक प्रशासन को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाने में तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके महत्व को निम्नांकित बिंदुओं से रेखांकित किया जा सकता है। इसने प्रशासन के क्षेत्र में प्रांतवाद और क्षेत्रवाद की संकीर्णताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, एक देश के प्रशासन से दूसरे देश के प्रशासन से तुलना करना, एक राज्य के प्रशासन की दूसरे से तुलना करना, तो इससे क्या है, ये क्षेत्रवाद, प्रांतवाद की संकीर्णता से दूर करने में मदद की प्रशासन को या लोक प्रशासन को। इसने लोक प्रशासन को सांस्कृतिक सीमाओं से बाहर निकालने में मदद की। लोक प्रशासन को सांस्कृतिक सीमाओं से बाहर निकाला, एक राष्ट्र की सीमा से बाहर निकाला। तुलनात्मक आधार पर सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया और अधिक वैज्ञानिक सिद्ध हुई। इससे लोक प्रशासन के विज्ञान का दावा अधिक मजबूत हुआ। सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र में इसने विस्तृत किया, के क्षेत्र को इसने विस्तृत किया। इसके द्वारा अन्य देशों के प्रशासन की अच्छाइयों को अपने देश में लाने का उपक्रम, ये जो प्रक्रिया है, इसकी
शुरुआत की। इसने प्रशासनिक सुधारों को गति प्रदान की। इसके द्वारा विभिन्न देशों और संस्कृतियों में कार्यरत प्रशासन की विशेषताओं को समझा गया, जिससे प्रशासन का अध्ययन अधिक वास्तविक और वैज्ञानिक हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन के योगदान से लोक प्रशासन को स्वायत्त विषयगत पहचान बनाने में या कायम करने में मदद मिली। इसके अलावा इसने राजनीति तथा लोक प्रशासन को एक दूसरे के और करीब ला दिया। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक प्रकृति की विश्वव्यापी अवधारणा है जो कुछ सामान्यीकृत सिद्धांत विकसित करने को उत्सुक है। ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व है। ये महत्व अलग से पूछा जा सकता है। अब तुलनात्मक लोक प्रशासन की कमियां देखते हैं। जो तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो महत्व देखे, उपयुक्त महत्व के बावजूद इसकी कुछ कमियां भी विद्यमान हैं। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करती हैं। पहला है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभिन्न इकाइयों के मध्य परस्पर समन्वय की कमी पाई जाती है। जैसे कि यहाँ का जो प्रशासन है, कार्मिक प्रशासन, भारत के कार्मिक प्रशासन, अमेरिका कार्मिक प्रशासन की तुलना करें तो दोनों के बीच समन्वय कमी पाई जाती है। और यही का जो प्रशासन है, जैसे छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्रशासन की तुलना राजस्थान के स्थानीय प्रशासन से करें तो दोनों के बीच परस्पर समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होती है। तुलना का आधार क्या हो, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रत्येक देश के पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति भिन्न है, अतः सामान्य आधार विकसित करना कठिन है। तीसरा जो आलोचना की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकर सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक अध्ययन करने के लिए व्यवहारिक नियमों तथा सिद्धांतों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पक्षधर होने के बावजूद भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के समक्ष अनुभव मूलक अनुसंधान के लिए विधिवत प्रविधि का अभाव है, अतः अनुभव मूलक सिद्धांत विकसित नहीं हो पाए हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन में लक्ष्य आधारित अनुभव मूलक सिद्धांतों का विकास नहीं किया गया है, जिसके कारण इसका व्यवहारिक पक्ष कमजोर है। इन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है या तुलनात्मक लोक प्रशासन की ये कमियां हैं। ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की आलोचना या कमियां भी पूछी जा सकती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इन कमियों के बावजूद MP शर्मा व SK शर्मा के शब्दों में कहें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रविधि तथा प्रयोज्यता की दृष्टि से संकट बना रहा है, लेकिन इसके उपरांत भी यह अवधारणा सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान के क्षेत्र में बनी रहेगी। इसके सतह हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन आज एक बहुआयामी दृष्टिकोण हो गया है, जो विभिन्न आधारों और संदर्भों में लोक प्रशासन का विश्लेषण करता है, चाहे ये आधार बदलते सामाजिक पर्यावरण का हो या आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव का। जैसे जैसे आर्थिक और व्यापारिक सीमाएं टूट रही हैं, वैसे वैसे विभिन्न देशों के प्रशासक परस्पर निकट आते जा रहे हैं। निश्चित रूप से तुलनात्मक लोक प्रशासन अपने एक सर्वव्यापी प्रशासनिक सिद्धांत को प्राप्त करने के निकट पहुंच गया है तथा भविष्य में सारगर्भित सिद्धांत प्रस्तुत करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन हो गया। अब छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में तुलनात्मक लोक प्रशासन से पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पूछे गए प्रश्न और जो संभावित प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा सकता है 10 नंबर पे। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय और विकास को बताइए, ये 8 नंबर पे पूछा जा सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा को बताइए। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य बताइए। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
ये जो प्रश्न है पूछा गया है 8वें नंबर का, तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के कारणों का उल्लेख करते हुए उसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये 2016 में पूछा गया है एक बार। और ये भी पूछा जा सकता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये तुलनात्मक लोक प्रशासन कंप्लीट हो गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो हम देखें संभावित प्रश्न और जो पूछे गए प्रश्न हैं, इनका प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो कंटेंट है ये पर्याप्त है। हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये कंटेंट पर्याप्त है लोक प्रशासन के लिए। इससे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट इसको पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद आंसर लिखने का प्रयास करें। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के कंक्रीट आंसर दे पाना संभव नहीं है।